प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय के शिलांग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आज माला जपते हैं और कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश का कोना कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार विकृत सोच और गलत भाषा बोलने वालों को करारा जवाब देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा से पहले शिलांग में एक रोड शो भी किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। यहाँ के युवाओं का बहुत नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, साथ ही मेघालय में भी हैं, जो इस प्रदेश का उपयोग एटीएम की तरह करते हैं। बता दें कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे में आयोजित एशिया आर्थिक संवाद में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। एस जयशंकर ने पाकिस्तान की बदहाली पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो बदहाली के हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता और एक समृद्ध शक्ति नहीं बन सकता अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं, ये सबको पता है। पाकिस्तान को मदद करने से पहले मुझे ये समझना होगा कि मेरे देशवासी पाकिस्तान की मदद को लेकर क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स गवर्नर की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगा है। कई देश, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, अभी भी इसके दुष्परिणामों का सामना कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वित्त की दुनिया में प्रौद्योगिकी तेजी से हावी हो रही है। महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान ने संपर्क रहित और निर्बाध लेन देन को सक्षम बनाया। हालांकि डिजिटल वित्त में हाल के कुछ नवाचारों में अस्थिरता और दुरुपयोग का जोखिम भी है। साथ ही कहा कि मुझे आशा है कि आप ये पता लगाएंगे कि इसके संभावित जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक विकसित करते समय तकनीक की शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट पर एक विशेष सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का उल्लेख करने के बाद भारत ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना की और उसके उकसावे वाले बयान को अफसोसजनक और गलत करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान को केवल खुद को और अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को एक ऐसे देश के रूप में देखना है जो आतंकवादियों को शरण देता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर 141 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, जबकि 7 ने इसका विरोध किया। भारत और चीन समेत 32 सदस्य देश अनुपस्थित रहे। बता दें कि यूएन का यह गैर बाध्यकारी प्रस्ताव है, जो रूस से लड़ाई खत्म करने और यूक्रेन से रूसी सेना को पीछे हटाने का आह्वान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के दीमापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। हमारे लिए पूर्वांचल के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी की तरह है। मैं मन की बात में भी नागालैंड की बात करता रहता हूँ। साथ ही कहा कि यहाँ का कल्चर, क्राफ्ट और यहाँ के संगीत को प्रमोट करने वाली संस्था का मन की बात में जिक्र किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की नीति है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस ने कभी भी नागालैंड को महत्व नहीं दिया। कांग्रेस ने परिवारवाद को महत्व दिया है। कांग्रेस ने नागालैंड को रिमोट से चलाया। बता दें कि नागालैंड विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को मतगणना होगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सिख समुदाय किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के नाम पर बड़े बड़े नारे जरूर दिए गए, बड़ी बड़ी बातें जरूर की गई, लेकिन किसानों के लिए जमीन पर परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ 20 लाख किसानों के मामलों को सेटल किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे सिख गुरुओं ने, हमारे सिख भाइयों ने जितना काम देश के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है, उसे देश कदापि नहीं भूल सकता। लेकिन सिखों के साथ बीजेपी को छोड़ सभी राजनीतिक दलों ने केवल राजनीति की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया,
जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। उन्होंने कहा कि हमारा देश 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। साथ ही राजनाथ सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम का अच्छे ढंग से पालन किया जाता है और यहाँ अपने और पराये का कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी को एक समान मानते हैं और ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई आप नेताओं को सभी सोशल मीडिया से बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और दिलीप पांडे ने 22 जनवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पर भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया था। उन आरोपों का खंडन करते हुए श्याम जाजू ने चारों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। श्याम जाजू ने आप नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा था, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण 3 चरण में होगा। फेज 1 का 76% कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 3125 मीटर लंबे रनवे में 1600 मीटर से अधिक का निर्माण हो गया है। बाकी कार्यों को भी जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग का 56% कार्य भी पूरा हो चुका है। शेष कार्य 30 जून तक पूरा होगा। साथ ही कहा रनवे और कैट 1 लाइटिंग का कार्य भी पूर्ण होगा, जिससे रात्रि में और धुंध में भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो वहीं फेज 2 के सिविल कार्य को भी प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन का कई आसियान देशों के साथ विवाद चल रहा है। इस बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार अपनी सबमरीन इंडोनेशिया भेजी है। वहीं इंडोनेशिया की नौसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया भारतीय सबमरीन का स्वागत करता है। 3000 टन वजनी INS सिंधु केसरी सुंदा खाड़ी से होते हुए जकार्ता पहुंची है। बता दें कि इंडोनेशिया में भारतीय सबमरीन की तैनाती इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इसे लेकर अन्य आसियान देशों जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई के साथ चीन का विवाद भी चल रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संगठन सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नए सिरे से बदलाव किया जाना चाहिए। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि दुनिया में भारत की ताकत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लीज ट्रस्ट ने कहा कि भारत एक लीडर है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज दुनिया के तमाम देश भारत की आवाज सुनते हैं। भारत दुनिया को नई दिशा दिखा सकता है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है। सेना के लिए बनाई गई मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली पहली मिसाइल MRSAM को ईस्टर्न कमांड में शामिल कर लिया गया है। MRSAM वेपन सिस्टम को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। सेना की पूर्वी कमान के प्रवक्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। इसे DRDO ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। बता दें कि परीक्षण के दौरान मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट को कुछ ही मिनट में ध्वस्त कर दिया था। इसकी रेंज आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। एक बार छोड़े जाने के बाद यह आसमान में सीधे 16 किलोमीटर तक के लक्ष्य को गिरा सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों, लड़ाकू जेट विमानों, ड्रोन, निगरानी विमानों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों को मार गिराने में सक्षम है। दिल्ली के बवाना वार्ड से आप पार्षद पवन सहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में बवाना से आप पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्षद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला ले रहे हैं।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने राजभवन में नजीर को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई.एस. भारती, राज्य के मंत्री, विधायक और शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कार्यक्रम में मौजूद थे। नजीर विश्व भूषण हरिचंदन का स्थान लेंगे, जिन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। गुजरात सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री कानू देसाई ने 3.01 लाख करोड़ का बजट जनता के सामने रखा। वित्त मंत्री कानू देसाई ने कहा कि देश के जीडीपी में गुजरात का योगदान 8.36% है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 5,580 करोड़ की व्यवस्था की गई है, तो शिक्षा विभाग के लिए कुल 43,651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा और पेट्रो रसायन विभाग के लिए कुल 8,738 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। गुजरात के बजट में हवाई पट्टी, एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर और इको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में कोटा मिलेगा। मुख्यमंत्री बालाघाट जिले के लामता में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये सारी जानकारी दी। साथ ही सीएम शिवराज ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को सुरक्षा देनी होगी, अन्यथा वे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले की तुलना में पिछड़ जाएंगे। उन्होंने इससे पहले घोषणा की थी कि राज्य सरकार गरीब परिवार के छात्रों की मेडिकल कॉलेज की फीस का भुगतान करेगी। साथ ही कहा, प्रदेश भर में सीएम राइस स्कूल खोले जा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर नागा विद्रोही संगठन के कैंप को तबाह कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत म्यांमार सीमा के पास चांगलांग जिले में इन विद्रोहियों के ठिकाने पर छापे मारकर कार्रवाई की है। बता दें कि घटना जिले के रीमा पुटोक सर्कल के लुंगपांग इलाके में हुई। पुलिस ने इन विद्रोहियों के कैंप से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने खुद जारी की है। दुनिया में भारत और भारतवंशियों का बढ़ता दबदबा एक बार फिर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में बसे भारतवंशी अजय सिंह बंगा को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए नामित किया है। दुनिया के इस सबसे बड़े बैंक में सदस्य देश अपनी अपनी ओर से मई 2023 तक नॉमिनेशन देंगे। अगर वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अजय सिंह बंगा के नाम को मंजूरी दे देता है, तो इतने बड़े पद तक पहुंचने वाले वे भारतीय मूल के पहले इंडो अमेरिकन होंगे। अजय सिंह बंगा इससे पहले मास्टरकार्ड के पूर्व CEO रह चुके हैं। वे फिलहाल प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक में वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। कप्तान पैट कमिंस इंदौर में 1 मार्च से होने वाले तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं। कमिंस दूसरे मैच की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे और वह इस मैच के लिए अब नहीं लौटेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया कि पैट कमिंस की जगह अब टीम में स्टीव स्मिथ तीसरे टेस्ट में कप्तानी की बागडोर संभालेंगे। कनाडाई नागरिकता को लेकर अक्सर विवादों के घेरे में रहने वाले अक्षय कुमार जल्द ही भारत की नागरिकता लेने वाले हैं। खुद अक्षय कुमार ने ये खुलासा किया है। अभिनेता अक्षय कुमार का कहना है कि वह अपने पासपोर्ट में बदलाव के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। वे जल्द ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। अक्षय कुमार ने कहा कि भारत मेरे लिए सब कुछ है। मैंने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बनाया है, मुझे बुरा लगता है कि जब लोग मेरी नागरिकता पर सवाल उठाते हैं, वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते।